तो अब हम आ चुके हैं हमारे सेकंड चैप्टर पे, विच इज राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। और इस चैप्टर के जितने भी पेंटिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा तुमसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके अपने जितने भी दोस्त जो फाइन आर्ट्स पढ़ते हैं उनमें शेयर करो, ताकि सबको एक्चुअल वो लेक्चर मिल पाए फाइन आर्ट्स के, जिससे कि वो लोग सारी चीजों को समझ पाए। क्योंकि मुझे पता है कि यूट्यूब पे जितने भी फाइन आर्ट्स के लेक्चर है वो सारे लेक्चर्स में आप लोगों को पढ़ने में काफी ज्यादा कंफ्यूजन आती होगी और मे भी शायद आपको बोरिंग भी लगता होगा। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको फन वे में पूरी की पूरी फाइन आर्ट्स पढ़ा पाए। और आपको मैं आज पढ़ाने वाला हूं आपका राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप राजस्थान की बात करते हो यार, तो राजस्थान में पूरी तरीके से आर्ट एंड कल्चर को बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जितने भी बैंगल्स हो गए या जितनी भी आजकल लड़कियों की तरह से एस्थेटिक चीजें होती हैं, वो सब के सब आपको राजस्थानी स्कूल में देखने को मिलती है। और ये जितने भी एस्थेटिक चीजें हैं जो राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग में देखने को आपको मिलती हैं, ये सारी एस्थेटिक चीजें कैसे आई, कैसे कैसे उसमें क्या क्या इवोल्यूशंस आए और कैसे वो आज के डेट पे सबसे बेस्ट पेंटिंग्स में भी जानी जाती है, वो हम लोग समझेंगे। और इनका फोकस किन पेंटिंग्स पे था वो भी हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए मैंने एकदम गॉड लेवल नोट्स बना दिए हैं फॉर योर फाइन आर्ट्स, जिसमें कि मैंने आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी की रिप्लेसमेंट कर दी है। यानी एनसीईआरटी को उठा के साइड फेंक दो। और मुझे पता है फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी ज्यादातर लोगों पे होगी भी नहीं, तो तुम्हारे लिए मैंने प्रॉपर एक डिटेल्ड नोट्स भी बना दिया। और उसके साथ साथ 1 पेज नोट्स भी मैं तुम्हें दे रहा हूं, जिसमें कि मैं हर चैप्टर को 1 पेज में डिफाइन करके 8 पेजेस में तुम्हारी पूरी फाइन आर्ट्स खत्म करा दी है यार। और एक डिटेल्ड नोट्स में हमने 50 पेजेस में पूरी पीवाईक्यूज और हर चीजों को देखते हुए वहां पर प्रॉपर नोट्स बना दिया, जिसको तुम जाके cafepedia.in से कभी भी ग्रैब कर सकते हो। एंड दीज नोट्स विल हेल्प यू द मोस्ट इन योर फाइन आर्ट्स एग्जामिनेशन एंड आई कैन गारंटी इट, क्योंकि इसको बहुत प्यार और मेहनत से बनाया है। तो मेक श्योर टू चेक आउट। चलते हैं हम लोग राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग पे। तो यार, जब भी हम लोग बात करते हैं राजस्थान की, तो वहां पर राजपूत की बात होती है। राजपूत कौन होते थे? राजपूत होते थे वो किंग जिन्होंने राजस्थान को पूरी तरीके से संभाला है अपने अंदर, राइट। और राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग में उनका सबसे बड़ा रोल आता है। कैसे? तो ये देखो, राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग को अ लिविंग ट्रेडिशन ऑफ कोर्ट एंड डिवोशन भी कहा गया है। क्यों कहा गया है वो अभी हम लोग पढ़ के आराम से समझते हैं। देखो यार, जो राजस्थानी स्कूल होती है ना, वो फ्लोरिश करती है अंडर द पैट्रोनेज ऑफ राजपूत कोर्ट्स अक्रॉस द प्रिंसली स्टेट्स। अब आपने पढ़ा होगा 10th में भी, प्रिंसली स्टेट्स कौन होते थे? जहां पर प्रिंस उस पूरे स्टेट को मैनेज करते थे। और ये राजस्थान में बहुत ज्यादा होता है, राइट। आपको मैं बता दूं, इसके वजह से रिच इंडिजीनियस आपके मिनिएचर ट्रेडिशन, ठीक है, जो कि मुगल पेंटिंग से डिस्टिंक्ट होते थे। और तो और मैं आपको बता दूं कि ये वर्क जो थे वो रिलीजियस डिवोशन, लिटरेरी नैरेटिव्स और एपिक्स और पोएट्री और सीन्स ऑफ कोर्टली लेजर सबको दिखाते थे अपनी पेंटिंग्स के थ्रू, है ना। आपको मैं बता दूं, इनके जो रीजनल सेंटर्स थे वो कौन कौन से थे? तो वो थे मेवाड़, मरवाड़, बीकानेर, किशनगढ़ और जयपुर। ये 5 जगह जो थे ये इनके रीजनल सेंटर हुआ करते थे। और तो और इन्होंने अपने ओन विजुअल आइडेंटिटी बनाई है, जो कि एक कॉमन फीचर को शेयर करते हैं। क्या करते हैं? ये वाइब्रेंट कलर्स के होते हैं, इसमें बोल्ड आउटलाइंस होते हैं, ये इनका जो नैरेटिव होता है वो बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपको दिखता है, और ये बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेसिव ट्रीटमेंट ऑफ इमोशन दिखाते हैं अपनी पेंटिंग्स में, है ना। ये जो स्कूल है ये एक वाइटल लिंक है बिटवीन फोक वाइटैलिटी एंड क्लासिकल रिफाइनमेंट। यानी कि फोक वाइटैलिटी और क्लासिकल रिफाइनमेंट के बीच में एक वाइटल लिंक राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग बनाती है। तो अगर आपको राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग डिफाइन करने के लिए आए तो आप इन पॉइंट्स को वहां पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे आ जाएं तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली पेंटिंग जो हमें राजस्थानी स्कूल में पढ़नी है, उस पेंटिंग का नाम है मनुरागिनी, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। अब इस पेंटिंग में क्या क्या चीजें आपको जाननी है, आपको मैं बता दूं, एग्जाम में जनरली पेंटिंग्स आती है, उनके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। तो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन समझना बहुत ही शॉर्ट में बहुत जरूरी है, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से अपने पेपर में लिख पाओ। तो जो मरुरागिनी पेंटिंग थी, इसका टाइटल क्या था? ऑब्वियसली मरुरागिनी। इसके पेंटर कौन थे? इसके पेंटर थे साहिब दीन। कौन थे? साहिब दीन, ठीक है। इसका जो सब स्कूल है जहां ये बनाया गया है वो है मेवाड़। और इसकी थीम क्या थी ये समझ लो। इसकी थीम थी रागमाला पेंटिंग रिप्रेजेंटिंग रागाश्री, सिंबलाइजिंग सेपरेशन, लॉन्गिंग एंड डिवोशन थ्रू द विजुअल लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक। विजुअल लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक, आपको पता है म्यूजिक वीडियोस उस समय नहीं होती थी, राइट। म्यूजिक वीडियोस नहीं बनाते थे जिसमें बादशाह आएगा, एक पीछे लैम्बोर्गिनी लगी रहेगी और ऐसे कूल तरीके से चीजें नहीं समझाते थे। उस समय जो विजुअल लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक होती थी वो इन पेंटिंग्स के थ्रू समझाया जाता था। इस पेंटिंग का अगर मैं थीम बताऊं तो ये रागमाला पेंटिंग है, जो कि रागाश्री को सिंबलाइज करती है। और ये सेपरेशन, लॉन्गिंग और डिवोशन, इन तीनों चीजों को वहां पर सिंबलाइज करती है। आपको मैं बता दूं, अगर इसके आप डिटेल्ड फीचर्स की तरफ जाओगे, इस पेंटिंग के डिटेल्ड फीचर पे, तो वो क्या है भाई?
वुमेन राइडिंग अ कैमल थ्रू अ डेजर्ट लैंडस्केप एक्सप्रेसिंग द पेन ऑफ सेपरेशन। तो ये जो वुमेन कैमल पे राइड कर रही है, ये एक पेन दिखा रही है सेपरेशन का पेन। समझ गए? जैसे तुम्हारी, छोड़ो अब तुम्हारे पुराने दर्द मैं अभी नहीं दिलाना चाहूंगा याद, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम में आ जाते हैं वापस यहीं पे। इसके साथ तुम्हारे फ्लैट कॉम्पोजिशन विथ बोल्ड आउटलाइन एंड ब्राइट कॉन्ट्रास्टिंग कलर। अगर तुम इसमें देखोगे तो ये फ्लैट कॉम्पोजिशन में है, इसके आउटलाइंस बोल्ड है, अगर तुम यहां गौर कर पा रहे हो, अगर तुम्हें दिख रहा होगा वहां से। और तो और इसमें जो है ब्राइट कॉन्ट्रास्टिंग कलर को यूज किया जा रहा है। देख के नहीं लग रहा इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया है, बिल्कुल उसी तरीके से। और तो और ये मिनिमल है, सिंबॉलिक आर्किटेक्चर है, और इसमें नैरेटिव फोकस को इनहैंस किया गया। मतलब ये जो पेंटिंग कहना चाह रही है, जो सेपरेशन, लॉन्गिंग और डिवोशन को दिखाना चाह रही है, उसको यहां पर इस तरीके से मिनिमल तरीके से सिंबलाइज करके रिप्रेजेंट किया गया है। और तो और इस फिगर में आपको प्रोफाइल दिख रहा है, जिसमें आपको एक्सप्रेसिव हैंड गेस्चर दिख रहा होगा। इनका एक्सप्रेसिव हैंड गेस्चर जो इन्होंने ऐसे पकड़ा हुआ है अपना ये चुन्नी जिसको कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड नेम ऑफ पेंटर, पैट्रॉन एंड डेट। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको नेम ऑफ पेंटर दिख जाएगा, इसमें आपको पैट्रॉन दिख जाएगा और डेट दिख जाएगा। अगर आपको इसका डेट पूछ लिया जाए, मुझे पता है भाई हिस्ट्री आ गई है तो थोड़ा दिमाग खराब हो रहा है, टेंशन नहीं है, हमारे नोट्स में सारी चीजें मेंशन्ड है। आपको मैं बता दूं 1628 सी यहां पर मेंशन्ड है। और तो और स्ट्रॉन्ग नैरेटिव क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेवाड़ स्टाइल। जो मेवाड़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग होती थी, देख लो सब स्कूल क्या है इसका, मेवाड़ है। तो जो मेवाड़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग होती थी उसको इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले पे। तो अगला जो अपना पेंटिंग है वो कौन सा पेंटिंग है, वो है अपना चौगान प्लेयर्स का पेंटिंग। इसको आप देख पा रहे होगे अपने स्क्रीन पे। इसमें बहुत सारे घोड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं और सबके हाथ में कुछ ना कुछ है। ये क्या है? क्या ये लड़ रहे हैं? नहीं, यहां पर लिखा हुआ है ये चौगान प्लेयर्स है, यानी कि इसका टाइटल है चौगान प्लेयर्स। इसके जो पेंटर है उनका नाम है दाना। क्या है? दाना, DANA, ठीक है। ये जो होती है ये जोधपुर यानी कि मरवार सब स्कूल से आती है ये पेंटिंग। और तो और अगर मैं इसकी थीम की बात कर लूं तो ये कोटली लेजर एक्टिविटी है, जो कि रॉयल वुमेन जो है वो पोलो खेल रही है, यानी कि चौगान। चौगान क्या होता है? पोलो होता है, पोलो, ठीक है। ये पोलो खेल रही हैं, ठीक है। ये इसमें दिखाया जा रहा है। कौन खेल रही है? रॉयल वुमेन। ये सारी कौन है? रॉयल वुमेन है, रानियां है, ठीक है। रॉयल वुमेन्स क्या खेल रही है? चौगान खेल रही है। चौगान क्या होता है? पोलो। समझ गए? याद रहेगा, बहुत बढ़िया। और तो और मैं आपको बता दूं ये सेलिब्रेट कर रही है वाइब्रेंट लाइफ ऑफ द राजपूत कोर्ट। जो राजपूत कोर्ट का एक वाइब्रेंट लाइफ था उसको यहां पर सेलिब्रेट करते हुए दिखाया जा रहा है। नाउ अब इस पेंटिंग में क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको समझा देता हूं इसके डिटेल्ड फीचर्स के थ्रू। सबसे पहला, इसमें ग्रीन रेक्टेंगुलर ग्राउंड है जिसको कि एक फ्लैट बेस की तरह यूज किया गया है। दिखने को ये पेंटिंग 2D है ना, लेकिन ये 3D तरीके से तो उसको दिखाया जा नहीं सकता है। 3D क्या होगा? जिसमें जो फ्लैट ग्राउंड होगा वो ऐसा होगा और उसके ऊपर लोग होंगे, और ऐसे इमेजेस अगर मैं भी कैमरा से लूं तो आ जाएगा। लेकिन इसमें जो ग्राउंड बनाया गया है ना, वो ये ग्रीन वाला जो आप पीछे बेस देख रहे हो, ये इसका ग्राउंड है। ग्राउंड यानी कि इसका पीछे, यानी कि ऐसा दिखा रहे हैं 2D तरीके से। और तो और ये जो फिगर्स है वो अरेंज है रिदमिकली, क्रिएटिंग डायनामिक मूवमेंट। इसमें आपको डायनामिक मूवमेंट देखने को मिल रहा है क्योंकि हर कोई किसी तरफ मूव कर रहा है अगर आप गौर से देखोगे तो। और तो और इसमें ब्लेंड ऑफ फॉग वाइटैलिटी एंड कोर्टली एलिगेंस आपको दिखने को मिलेगा। फॉग वाइटैलिटी एंड एलिगेंस, ये हमेशा याद रखना, राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग के किसी भी पेंटिंग में ये पॉइंट लिखना मोस्टली कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको कलरफुल कॉस्ट्यूम्स दिख रहे होंगे, सबके कलरफुल कॉस्ट्यूम्स है। और तो और इंट्रिकेट डेकोरेटिव डिटेलिंग की गई है। अगर आप देखोगे तो इनके पूरे के पूरे जो कॉस्ट्यूम्स है वो कलरफुल तो है, लेकिन एट द सेम टाइम इसमें पैटर्न्स बने हुए हैं, सबके अलग अलग पैटर्न्स है, प्रॉपर्ली इसको डेकोरेटिव बनाया गया है। और तो और एब्सेंस ऑफ नेचुरल पर्सपेक्टिव, एम्फेसिस ऑन नैरेटिव क्लैरिटी। इसमें नेचुरल पर्सपेक्टिव कम है और नैरेटिव क्लैरिटी को इसमें ज्यादा दिखाया जा रहा है। और रिप्रेजेंट सेक्युलर सब्जेक्ट मैटर इन राजस्थान, यानी कि राजस्थान पेंटिंग ट्रेडिशन में जो सेक्युलर सब्जेक्ट होता है उसको यहां पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर आप देखोगे तो यहां पर सभी लोग जो हैं वो क्या हैं? रॉयल रानियां हैं जो अपने अपने घोड़ों पे हैं, पोलो खेल रही है। बीच में यहां पर एक बॉल है, पीछे ग्राउंड है ग्रीन कलर का, और यहां पर इसकी डिटेल लिखी हुई है उस समय की लिपि में, ठीक है। याद रहेगा किसने बनाया था? दाना ने। चौगान प्लेयर्स नाम की ये पेंटिंग है, जोधपुर मरवार सब स्कूल से ये पेंटिंग आती है। नाउ नेक्स्ट पेंटिंग क्या है अपना? कृष्णा और स्विंग, यानी कि कृष्णा जी स्विंग पे हैं। स्विंग यानी झूला, ठीक है। वो पेंटिंग कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप इस पेंटिंग को देखोगे तो इसमें जो कृष्णा है स्विंगिंग एंड राधा इन सैड मूड, राधा जी इसमें सैड मूड में है और कृष्णा जी इसमें स्विंग कर रहे हैं। आई गेस कि ये पेंटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन ठीक है एडिटर साहब, आपको मैं क्या ही कहूं, आप तो मेरे प्यारे हो।
नाउ इसका जो पेंटर है उनका नाम है नूरुद्दीन। क्या है? नूरुद्दीन। नाम में कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैंने नोट्स बनाए हैं ताकि तुम नाम जो है और पूरी डिटेल जो है उसको अच्छे तरीके से याद कर पाओ। ठीक है। इसका जो सब स्कूल है वो क्या है? बीकानेर है। ये बीकानेर स्कूल से आता है। इसका थीम क्या है? बेस्ड ऑन द राशि कप्रिया टेक्स्ट एक्सप्रेसिंग थीम ऑफ लव, सेपरेशन एंड इमोशनल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन जॉय एंड सैरो। यानी कि जॉय और सैरो के बीच में जो वो कॉन्ट्रास्ट होता है, बेसिकली उसके बीच में जो लव, सेपरेशन एंड इमोशनल बॉन्ड होता है, उसको यहां पर इस पेंटिंग के थ्रू दिखाया जाता है। ठीक है। इस पेंटिंग में आपके जो डिटेल्ड फीचर्स है वो ये है कि ये पेंटिंग को दो नैरेटिव जोन्स में डिवाइड किया गया है, जो कि दो साइमल्टेनियस इमोशंस को दिखा रहे हैं। एक तरफ जो इमोशन है वो जॉय का है, एक तरफ लव, सेपरेशन और इमोशन का है। समझ गए? तो ये प्रॉपर्ली इस पेंटिंग में पूरी तरीके से हर चीजों को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया गया है। कृष्णा जॉयफुली स्विंगिंग विथ गोपीज, कॉन्ट्रास्ट विथ राधा मेलनकोली। अब तुम देखोगे इसमें राधा जी जो है वो सैड मूड में है, लेकिन कृष्णा जी जो है वो क्या कर रहे हैं? जॉयफुली स्विंग कर रहे हैं, यानी कि खुश होके झूला झूल रहे हैं। और गोपीज वहां पर कॉन्ट्रास्ट में दिखाई जा रही है, बहुत सारी गोपियां हैं इसमें, है ना? सही बात है, बिल्कुल सही। अगला, इसमें मुगल इंफ्लुएंस एविडेंट इन सॉफ्ट कलर्स एंड रिफाइंड फिगर ट्रीटमेंट, यानी कि इसमें सॉफ्ट कलर्स यूज किए गए हैं। तो इसमें मुगल इंफ्लुएंस जो है वो एविडेंट है, क्योंकि मुगल इंफ्लुएंस में सॉफ्ट कलर्स भी बहुत ज्यादा देखे जाते थे, तो ये वहां से इंफ्लुएंस्ड भी है। और तो और ये डेलिकेट है, मिनिमल है और आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स है। इसमें बहुत सारी चीजें दिखाई गई है, राइट? तो ये काफी ज्यादा डेलिकेट है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत ज्यादा मिनिमल है, जो कि इसकी पूरी की पूरी जो कहते हैं ना, जो इमोशन या फिर जो स्टोरी इसमें दिखानी है वो इसको आराम से दिखा पा रही है। और तो और इसमें इमोशनल एक्सप्रेशन जो है उसको प्रायोरिटाइज किया गया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पेंटिंग किस बारे में? कृष्णा ऑन स्विंग, जिसमें कि राधा जी सैड मूड में है, कृष्णा स्विंग कर रहे हैं इन जॉयफुल मूड। तो इसमें मेजरली जो चीज दिखानी है वो क्या दिखाना है? एक्सप्रेशंस, कि राधा जी सैड दिखनी चाहिए, कृष्ण जी जो है वो खुश दिखने चाहिए, जॉयफुल दिखने चाहिए, गोपीज जो है वो एंजॉय करते रहनी चाहिए, ऐसी दिखनी चाहिए। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर जो मेन कंसंट्रेशन दिया गया है वो दिया गया है ऑन देयर फिजिकल एक्शन एंड देयर एक्सप्रेशन, उसको प्रायोरिटाइज किया गया है। और तो और इसमें बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन दिख जाएगा, जो कि इसके डुअल नैरेटिव को शो कर रहा है। कौन से डुअल नैरेटिव? जॉय और सैडनेस, दोनों को। ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग, जो कि अपना राधा, जिसको बनी ठनी, ठीक है, बनी ठनी पेंटिंग कहते हैं, राधा जी का बनी ठनी पेंटिंग। अब ये पेंटिंग जो है ये आपका बनाया है निहाल चंद जी ने। ठीक है, निहाल चंद जी इस पेंट के आर्टिस्ट है। और तो और ये किशनगढ़ सब स्कूल से आता है। किस स्कूल से? किशनगढ़ सब स्कूल से आता है। नाउ इसमें क्या दिख रहा है आपको? इसका थीम क्या है? कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ राधा एज द डिवाइन बिलव्ड एम्बॉडिंग द सिंबल ऑफ इटर्नल लव एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी। इस वाले पूरे पेंटिंग में जो दिखाया जा रहा है, जो इसका थीम है वो क्या है? कि ये बिलव्ड, ठीक है, साथ ही में इनका इटर्नल लव, इनका स्पिरिचुअलिटी बिलीफ कृष्ण जी को लेके, इनका जो एक्सप्रेशन अगर तुम देखोगे, इस एक्सप्रेशन में तुमको एक स्पिरिचुअलिटी देखने को मिलेगी। तुमको देखने को मिलेगा कि ये डिवाइन बिलव्ड वाला जो नेचर है उसको भी शो कर रही है। साथ ही में ये सिंबल ऑफ इटर्नल लव, तुम्हें पता होगा लव का सिंबल आज के डेट पे भी राधा कृष्ण जी को कहा जाता है, राइट? तुमने सीरियल्स देखे होंगे, मूवीज देखी होंगी, और राधा कृष्ण जी के लव को डिपिक्ट करने के लिए यहां पर इस पेंटिंग को बनाया गया, जो कि पूरी तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन कर पा रही है। नाउ इसके डिटेल्ड फीचर क्या क्या है? कि इसमें एक्सट्रीमली स्टाइलाइज्ड फेस यूज किया गया है। अगर तुम देख पा रहे होगे, फेस पे बहुत ज्यादा काम हुआ है। सारे गार्लैंड्स, जो भी मालाएं होती हैं और जो भी नाक में पहनते हैं, सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, दिखाया गया है। और तो और आईज इलोंगेटेड है, आर्क्ड आईब्रोज है और शार्प नोज है। देखो शार्प नोज है, आईज इलोंगेटेड है, और यहां पर आईब्रोज जो है वो कैसे हैं? उठे हुए हैं। तो ये सभी चीजों को यहां पर दिखाया गया है। साथ ही में इसमें ग्रेसफुल पोस्चर दिखाया गया है विथ डेलिकेट हैंड गेस्चर। अगर तुम देखोगे यहां पर एक हैंड गेस्चर दिखाया जा रहा है, डेलिकेट, और इसमें पूरी तरीके से इसमें एक ग्रेसफुल पोस्चर को दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये प्रॉपर, जब भी देखो किसी भी पेंटिंग में अगर हाथ भी उठा हुआ है ना, तो उस हाथ उठने का भी कुछ सिंबल होता है, उसका भी कुछ मतलब होता है, और वो मतलब यहां पर पूरी तरीके से दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये जो है ये एक मिनिमल बैकग्राउंड में बनाया गया है टू हाईलाइट इमोशन एंड इनर ब्यूटी। बैकग्राउंड इसका काफी मिनिमल है, बैकग्राउंड पे उतना वर्क नहीं है, लेकिन क्योंकि यहां पर हम लोगों को इनके इमोशंस को दिखाना था, तो उसको ही हाईलाइट यहां पर किया गया है। और तो और स्पिरिचुअलाइज्ड फेमिनाइन फ्रॉम ट्रांसेंडिंग रियलिज्म। अगर आप देखोगे तो यहां पर राधा जी जो है वो काफी ज्यादा काम दिख रही हैं, डिवोशनल दिख रही हैं, इनकी आंखें भी नीचे हैं। इसका मतलब क्या है? कि यहां पर प्रॉपर्ली एक स्पिरिचुअलाइज्ड फेमिनिन को दिखाया गया है। ठीक है,
बहुत बढ़िया। नाउ लिरिकल क्वालिटी इंस्पायर्ड बाय डिवोशनल पोएट्री, इसमें जो लिरिकल क्वालिटी है डिवोशनल पोएट्री के थ्रू इंस्पायर होकर इसको बनाया गया है। और तो और हॉलमार्क ऑफ किशनगढ़ एलिगेंस एंड एस्थेटिक रिफाइनमेंट, यानी कि इसमें जो प्रॉपर्ली है हॉलमार्क बना है ये किशनगढ़ का, जिसमें कि तुम्हारा एलिगेंस और एस्थेटिक रिफाइनमेंट को दिखाया जा रहा है। तो बेसिकली अगर हम लोग समराइज करें तो इस पेंटिंग में राधा जी जो है उनका पेंटिंग है, ये बनी ठनी पेंटिंग हम लोग इसको कहते हैं। जनरली आपको बुक्स में भी बस इतना दूर का पार्ट देखने को मिलेगा। और इस पेंटिंग में हैंड गेस्चर्स, इनके इमोशंस और इनको काफी डिटेल में बनाया गया है, बैकग्राउंड को मिनिमल रख के। किसने बनाया है? किशनगढ़ जी ने। किसने बनाया है? निहाल चंद जी ने बनाया है किशनगढ़ सब स्कूल में। ठीक है, चलो जी आगे आते हैं। नाउ भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट, यानी भरत जी राम जी से मिले चित्रकूट पे, उसकी ये पेंटिंग है। ठीक है, ये जो पेंटिंग है ये गुमान बनाए हैं। कौन बनाए हैं? गुमान, GUMAN, याद रखना। ठीक है, ये जयपुर सब स्कूल से आती है और इसका थीम क्या है ये समझ लो, एपिसोड फ्रॉम द रामायण। ये रामायण का एक एपिसोड दिखा रही है। क्या? जैसे रामायण में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन हुए, सिनेरियोज हुए, राइट। राम जी ने रावण को मारा, सीता जी का हरण हुआ, फिर उन्होंने हिरण पे भी बाण चलाया, फिर उसके बाद आप देखो कि संजीवनी बूटी लाया गया, हनुमान जी का अलग रोल है, फिर उसके बाद वो वनवास के लिए अपने वहां से निकलते हैं। बहुत सारी चीजें हैं रामायण में, राइट। और उनमें से किसी एक इवेंट को, यानी कि जब भरत जी राम जी से चित्रकूट पे मिलते हैं, उस इवेंट को यहां पर दिखाया गया है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसका थीम क्या है? ये एक रामायण का एपिसोड है जो कि इमोशनल रियूनियन दिखा रहा है भरत और राम जी के बीच में। राम जी और भरत जी के बीच का एक इमोशनल रियूनियन इस पेंटिंग में दिखाया गया है। याद रहेगा, भरत और राम जी का इमोशनल रियूनियन इस पेंटिंग में दिखाया गया, यही इसका थीम है। रामा फॉरेस्ट एग्जाइल एम्फेसिजिंग ड्यूटी एंड सेक्रीफाइस, यानी कि राम जी को यहां पर फॉरेस्ट के थ्रू, फॉरेस्ट का भी थोड़ा थीम डाला गया हल्का हल्का, जिससे कि यह दिखाया जा रहा है कि उनका जो ड्यूटी और सेक्रीफाइस जो राम जी ने किया था उसको भी इस पेंटिंग में शो किया जा रहा है। तो भरत जी और राम जी का मिलाप, साथ ही में राम जी का ड्यूटी और सेक्रीफाइस इस पेंटिंग में दिखाया जा रहा है। अगर हम लोग इसके डिटेल्ड फीचर्स की बात करें तो इसमें कंटिन्यूअस नैरेटिव टेक्निक दिखाई जा रही है, जिसमें मल्टीपल मूवमेंट्स को दिखाया जा रहा है एक फ्रेम में। अगर आप गौर करोगे तो इसमें मल्टीपल मूवमेंट्स को एक फ्रेम में दिखाया जा रहा है। देख लो कितने सारे कैरेक्टर्स हैं यहां पर, कितने सारे लोग हैं, सब अलग अलग चीजें कर रहे हैं और सब अलग अलग सिनेरियोज में है। तो ये बहुत सारे मोमेंट्स को एक फ्रेम में दिखाया गया है। ठीक है, साथ ही में फिगर्स क्लियरली लेबल्ड फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर, तो इसमें जितने भी फिगर्स हैं उनको इस तरीके से लेबल किया गया है। अगर मैं दो पिक्चर बनाऊं और मेरे को उसमें राम जी को पहचानना हो और हनुमान जी को पहचानना हो, चलो हनुमान जी राम जी को तो आप इजीली पहचान लोगे, लेकिन मान लो अगर राम जी को पहचानना हो और कृष्ण जी को पहचानना हो तो कैसे पहचानोगे? राम जी के साथ आप धनुष बाण बनाओगे, राइट, और कृष्ण जी के साथ आप बांसुरी बना दोगे। तो ये एक डिफरेंशिएट फैक्टर होता है। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर सभी लोगों को लेबल किया गया है कि अगर जो ढोलक बजा रहा है उसके पास ढोलक है, जो तलवार चला रहा है उसके पास तलवार है, तो सबके पास अपना अपना टूल्स होता है। ठीक है, एट द सेम टाइम लैंडस्केप एलिमेंट गाइड द नैरेटिव फ्लो अक्रॉस द कंपोजिशन, जो नैरेटिव फ्लो है पूरे के पूरे कंपोजिशन का, ये पूरा लैंडस्केप को अगर आप देखोगे तो आपको सिंपली ये देख के पता चल जाएगा कि भरत जी राम जी से मिल रहे हैं यहां पर। और तो और इसमें मुगल इंफ्लुएंस भी है। कैसे? क्योंकि इसमें स्पेटियल अरेंजमेंट है और रिफाइनमेंट ऑफ डिटेल की गई है, जो मुगल पेंटिंग्स में होती थी। स्पेटियल अरेंजमेंट्स और साथ ही में क्या होती थी? रिफाइनमेंट ऑफ डिटेल। ये दोनों चीज इसमें देखने को मिलेगी। साथ ही में इसमें इमोशनल फोकस ऑन धर्मा, ड्यूटी, सैक्रिफाइस एंड ब्रदरहुड, ये चारों चीज को दिखाया गया। ये याद रखना, थीम में भी इस चीज को तुम मेंशन कर सकते हो, धर्मा, ड्यूटी, सेक्रीफाइस और साथ ही में ब्रदरहुड, जो राम जी और भरत जी का ब्रदरहुड है उसको भी इसमें दिखाया गया है। और तो और इसमें क्लियर स्टोरी टेलिंग हुई है, जो कि मोरल और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है। इसमें प्रॉपर स्टोरी टेलिंग की गई है, जैसे कि आप पूरी तरीके से इसको समझ सकते हो इजिली, है ना। किसने बनाया था? गुमान जी ने बनाया था, जयपुर सब स्कूल से थे। नाउ अब समझ लो कि राजस्थानी पेंटिंग्स के, जब तुमने पेंटिंग समझ ली तो इसके कॉमन फीचर्स क्या होते हैं, जो चारों पेंटिंग पांचों पेंटिंग में तुम्हें देखने को मिले होंगे। सबसे पहला कि इसमें बोल्ड आउटलाइन देखने को मिलता है। ठीक है, द फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। दूसरा, ये ब्राइट फ्लैट कलर्स को यूज करते हैं, विविड रहते हैं। ओपेक पिगमेंट जो है, फ्लैट एरियाज जो होते हैं उसको शेडिंग नहीं की जाती, पीछे रहते हैं वो बिल्कुल, और उसको दिखाया जाता है। यानी कि इसमें सबसे पहले तो बोल्ड आउटलाइंस होती है, दूसरी ब्राइट फ्लैट कलर्स होती है। नैरेटिव क्लैरिटी, यानी कि जो पूरी की पूरी स्टोरी टेलिंग है इसमें प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से बताई जाती है। याद होगा तुम्हें जैन वाले में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैन पेंटिंग्स में पूरी की पूरी स्टोरी को एक जगह पे दिखाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से राजस्थानी पेंटिंग में भी होता है। डेकोरेटिव डिटेलिंग, यानी कि किसी भी चीज की डिटेलिंग, जैसे तुमने बनी ठनी पेंटिंग में देखा था कि राधा जी को
पूरी तरीके से सारे उनके मालाएं, गार्डलैंड, जो भी उन्होंने नाक में पहना था, कान में पहना था, उसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया था। और तो और इसमें इमोशनल कंटेंट होता है, जैसे भरत जी का राम जी से मिलना, राधा जी का सैड होना, या फिर किसी भी पेंटिंग में तुम देखोगे तो उसमें एक इमोशनल मैसेज जरूर होगा। तो राजस्थानी पेंटिंग्स में इमोशनल कंटेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ अब मैं तुम्हें बता दूं इन पेंटिंग्स के एस्थेटिक एंड मोरल वैल्यूज के बारे में। सबसे पहला इसमें भक्ति या डिवोशन को दिखाया जाता है, यानी कि इसमें डीप स्पिरिचुअल डिवोशन दिखाया जाता है। चाहे तुम भरनी ठनी की बात करो, चाहे तुम रामा मीट्स भरत एट चित्रकूट उसकी बात करो, उसमें आपको एक भक्ति या डिवोशन दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे भाई बहन की हो, चाहे भगवान को लेके हो। ठीक है, जिसमें कृष्ण जी, राधा जी, इनके डिवाइन लव को दिखाया गया, भक्ति मूवमेंट को दिखाया गया, हर चीजों को दिखाया जाता है। साथ ही में श्रृंगार राशा, यानी कि जो लव और ब्यूटी का जो सेंटिमेंट होता है ना, जिसमें कि आपको लिरिकल कंपोजिशन हो गया, एस्थेटिक ऑफ रोमांटिक डिवोशन हो गया, इन सभी चीजों को भी राजस्थानी पेंटिंग्स में दिखाया जाता है, यानी कि उसको क्या कहते हैं हम लोग, श्रृंगार राशा। साथ ही में धर्म एंड ड्यूटी, आपने देखा होगा जो भी उनकी ड्यूटी है, जो भी उनका धर्म है, उन सभी चीजों को राजस्थानी स्कूल में काफी अच्छे से प्रेजेंट किया जाता है। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, देखो राजस्थानी स्कूल जो है वो राजाओं से बहुत ज्यादा प्रेरित है, राइट, राजाओं का है वो। तो आपको यह समझना चाहिए कि उसमें धर्म और ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें यह दिखाते हैं कि धर्म, ड्यूटी और लव और डिवोशन जो आपका होता है, इन दोनों के बीच का रिलेशन, इन दोनों के बीच का सेपरेशन और जो बाउंड्री है, इसको बहुत अच्छे तरीके से वहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है। और तो और हार्मनी विथ नेचर, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन विथ नेचुरल एंड कॉस्मिक ऑर्डर, शोइंग बैलेंस बिटवीन इनर इमोशन एंड आउटर एनवायरमेंट, यानी कि बाहर की इन्वायरमेंट और अंदर का इमोशन, दोनों चीज एक पेंटिंग में ये लोग काफी अच्छे तरीके से सबमर्ज करके दिखा पाते हैं, है ना। अगर हम लोग आगे जा जाएं तो स्टाइल आइडेंटिफिकेशन हम लोग एग्जाम में कैसे करेंगे कि कौन सा पेंटिंग है, वो कैसे हम लोग समझेंगे अपने एग्जाम में। सबसे पहला, मेवाड़ पेंटिंग कैसे समझेंगे, सिंपल है, बोल्ड नैरेटिव स्टाइल होता है, इंस्क्रिप्शन नेमिंग पेंटर होता है, पैटर्न होता है, ब्राइट कलर यूज किए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलीजियस और लिटरेरी थीम्स पे होता है मेवाड़ पेंटिंग। ठीक है, हालांकि तुमको पता है कौन सा पेंटिंग किस स्कूल से आता है, लेकिन स्टिल अगर वहां पर बोला जाए कि ये किस स्कूल का पेंटिंग है, अगर वो ऐसा है तो आप इसको बता सकते हो अगर ये आया एग्जाम में। ठीक है, मरवाड़ यानी कि जोधपुर वाला जो स्कूल होता है उसका क्या होता है, ये फॉक वाइटैलिटी होती है, कंबाइंड विद कोर्टली एलिगेंस, सेक्युलर थीम्स होते हैं, स्पोर्ट्स और लीजर को दिखाते हैं। याद है पोलो वाला, राइट, जो वो था चौगान प्लेयर्स, तो सेम ये हो गया उसका। उसके अलावा अगर बीकानेर की बात करें तो इसमें मुगल रिफाइनमेंट को यूज किया जाता है, सॉफ्ट कलर्स यूज होते हैं, इमोशनल को दिखाया जाता है, और साथ ही में इसमें आर्किटेक्चरल एलिमेंट, पोएटिक थीम्स, इनको शो किया जाता है। अगर हम लोग बात कर ले किशनगढ़ स्टाइल में, तो ये हाईली स्टाइलाइज्ड होते हैं, इलोंगेटेड फीचर्स होते हैं, लिरिकल एलिगेंस होते हैं, और स्पिरिचुअलाइज्ड ब्यूटी होती है, और मिनिमल बैकग्राउंड्स को यूज किया जाता है। आपने देखा होगा मिनिमल बैकग्राउंड्स यूज किए जाते हैं बेसिकली किसमें, किशनगढ़ वाले में। और अगर हम लोग बात कर ले जयपुर की, तो इसमें नैरेटिव क्लैरिटी होती है, कंटिन्यूअस स्टोरी टेलिंग हो रही होती है ना, और इसका भी थोड़ा सा मुगल स्पैटियल इन्फ्लुएंस है, और तो और ये मोरल थीम्स और इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से डिपिक्ट करती है। तो इन पांचों स्कूल्स की जो अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन सब एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, अपने सेपरेट पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं राजस्थानी स्कूल के इंपॉर्टेंस की, कि वाई राजस्थानी स्कूल इज इंपॉर्टेंट इन दिस पेंटिंग वाला कल्चर, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहला कि ये स्ट्रॉन्ग रीजनल आइडेंटिटी को शो करते हैं, है ना। हर सब स्कूल जो होते हैं एक स्ट्रॉन्ग रीजनल आइडेंटिटी को शो करते हैं, और तो और इनका रिच नैरेटिव ट्रेडिशन होता है, यानी बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग, किसी भी म्यूजिक को भी दिखाना हो, किसी पोएट्री को भी दिखाना हो, तो ये बहुत अच्छे तरीके से दिखा पाते हैं। एट द सेम टाइम ये इंडियन मिनिएचर्स का फाउंडेशन है, जो इंडिया में मिनिएचर्स बनाए गए हैं वो सभी, हालांकि ये मुगल पेंटिंग से काफी इंफ्लुएंस है, लेकिन इंडियन मिनिएचर्स का फाउंडेशन इनको कहा जाता है। एट द सेम टाइम इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट एंड डिवोशन, यानी कि इसमें आर्ट और डिवोशन का बहुत अच्छा इंटीग्रेशन होता है, जिसमें लोग डिवोशन, इमोशन, इन सभी चीजों को दिखा पाते हैं थ्रू द आर्ट। तो ये होते हैं राजस्थानी स्कूल के इंपॉर्टेंस। ठीक है, नाउ अब आई होप कि तुम्हें राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग पूरी तरीके से समझ में आ चुकी होगी, और हम ऐसी वीडियो सारे चैप्टर्स के लिए बनाते रहेंगे। आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेक श्योर करिए कि आप लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि ज्यादातर लोगों तक एक एक्चुअल लेक्चर पहुंच पाए, जो कि उन तक पहुंचना चाहिए था, है ना। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर ऑल अदर कंटेंट। हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी बहुत कंटेंट बनाते हैं, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर कि आप नोट्स जाके cafepedia.in से कलेक्ट कर लो, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।